गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नया लेक्चर, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप आपको हमारा लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा, सारा कुछ समझ में आया होगा कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंसिंग करते हैं। तो वो तो बैलेंसिंग का पार्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शंस का। आज हम उसके इफेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है और उसी का इफेक्ट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट से या फिर यूजफुल इफेक्ट से। तो ये यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है रेस्पिरेशन और दूसरा है कंबशन। तो अब रेस्पिरेशन के बारे में आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। क्लास 10th में आप लोग रेस्पिरेशन बायो में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, डिटेल डिस्कशन बायो में हो चुका होगा, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी इन एवरी सेल। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके हेल्प से सारे लिविंग सेल्स को एनर्जी मिलता है। देखिए, ये रिएक्शन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन है वो रिजल्ट होता है रेस्पिरेशन के ही। कैसे होता है? तो हम लोग जो रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के एल्वेलाइज में जाता है। वो एल्वेलाइज से फिर रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन्स में जाता है और वहां से फिर वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। वो दोनों ही फिर से उसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, वापस से ब्लड में मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल कर देते हैं, वाटर वहीं रह जाता है। और इन प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी से हमारा पूरा बॉडी वर्क करता है। तो ये ही था रेस्पिरेशन, जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है। वैसे बायो में आप लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, उसको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो बस मैंने मैकेनिज्म बताया, इसका यूजफुलनेस क्या है? तो अब इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। अगर इंसान रेस्पायर करना छोड़ दे तो वो मर जाएगा बहुत ही जल्दी। इंसान पानी के बगैर भी रह लेगा 1 दिन 2 दिन, जो भी उसका कैपेसिटी है, लेकिन रेस्पिरेशन के बिना वो 10 मिनट नहीं रह सकता। अब कुछ लोग होते हैं, हैबिट बना लेते हैं ज्यादा देर रहने की, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये था रेस्पिरेशन, जो कि बहुत ही जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं? देख रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन के हेल्प से हो रहा है। सिमिलरली दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन है। अब कंबशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप लोग खुद सोचिए। अब जाके ठीक है, हम डेवलप हो गए हम लोग और बहुत अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप कर लिया है, लेकिन कोल जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स है टू प्रोड्यूस एनर्जी। इवन अभी भी हम लोग इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोल का बर्निंग यूज किया जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये तो कंबशन था जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हो रहा है। और बाकी स्मॉल स्केल में हमारे घर में बिना कंबशन के खाना कहाँ बनेगा? जो एलपीजी जलाते हैं वो क्या है? कंबशन है। ऐसे ही और बहुत सारे कंबशन की यूजफुलनेस आप लोग देख सकते हैं। तो कंबशन क्या है? कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स और गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है इसमें? एक केमिकल रिएक्शन है। ये कंबशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि सब्सटेंस क्या होता है, बर्न होता है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये रिएक्शन आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बर्न होना। तो बर्न होने के लिए ये आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, फायर ट्रायंगल एक होता है। फायर ट्रायंगल में एक तरफ कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन होता है और तीसरी तरफ इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर। तो अब ये तीनों प्रेजेंट होगा तभी जाके कंबशन होगा, क्योंकि सब्सटेंस बर्न करने वाला होगा तभी बर्न होगा। बिना ऑक्सीजन का बर्निंग नहीं होगा और इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसलिए यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होता है? यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। यहाँ भी इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इग्निशन टेम्परेचर जरूरी होता है। लेकिन इतना टेम्परेचर देने के बाद हमको लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी मिलता है। तो ये था हमारा कंबशन रिएक्शन। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो CO2 रिलीज हो रहा है और ये CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ग्रीन मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है ये CO2।
ठीक है, अब कॉज तो है ही, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ हार्म होता ही है। यहाँ पे इसका जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का है इररिस्पेक्टिव ऑफ CO2। इवन हमारे जितने व्हीकल्स हैं उसमें भी CO2 रिलीज होता है, तो इस CO2 के एमिशन को हम लोग, अब ऐसा नहीं है कि ओवरकम कर लेंगे, कोल जलेगा तो CO2 तो बनेगा, लेकिन इस CO2 के लिए हम लोग अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं, जो कि आप लोग एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें उसमें पढ़ते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कंबशन अभी के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन आप सीएनजी भी यूज कीजिएगा, वहां पे CO2 प्रोड्यूस होगा, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो CO2 से हार्म है, लेकिन और भी बहुत सारे केसेस हैं, आप लोग एयर पॉल्यूशन में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत बार ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, रेस्पिरेशन हमारा क्या है। रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल केस, ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ कंबशन। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबशन में भी जरूरी क्या था, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस या हाइड्रोकार्बन साथ में ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करेगा CO2। यहाँ पे आप लोग देखिए रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब ये जो CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये रिएक्शन भी आपको देखने में क्या लग रहा है, टाइप ऑफ कंबशन ही लग रहा है। इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को कहते हैं अ स्पेशल केस ऑफ कंबशन। तो ये था हमारा यूजफुल इफेक्ट। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता, कभी कभार आता है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आइए हार्मफुल इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, और इसका जो सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है, पहला क्या है, कोरोजन है। तो आप लोग पहले भी कोरोजन के बारे में पढ़ चुके होंगे। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक सरफेस फिनोमेना है। अब यहाँ पे सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है, सरफेस फिनोमेना से आप क्या समझते हैं। सरफेस फिनोमेना का मतलब होता है कि सपोज अगर आपके पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक क्यूब जैसा ऑब्जेक्ट है, वो पूरा क्यूब एक बार में ही कोरोड हो जाएगा और पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपर सरफेस का दिख रहा है, ये चीज पहले खराब होना स्टार्ट होगा। ये पूरा अपर सरफेस मतलब बस ये नहीं होता है, ये पूरा सरफेस होता है। ये पूरा सरफेस क्योंकि, और ये क्यों खराब हो रहा है, जरा सोचने की बात है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ये ऊपर वाला ही सारा सरफेस आ रहा है। जितने भी सरफेस होते हैं, क्यूब में 8 सरफेसेस होते हैं, वो सारा का सारा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है। अब जो सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर एसिड भी हो सकता है, एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, और वो जो अपर लेयर है, वो लेयर खराब हो करके अलग होने का कोशिश करेगा। आयरन के केस में जो रस्ट बनता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बनता है, और वो रस्ट बन करके पील ऑफ, ये धीरे धीरे करके खुद ही गिर जाएगा। और ये गिरने के बाद जो फिर से नया सरफेस मिलेगा, वो स्मूथ सरफेस होगा, क्लियर सरफेस होगा, और फिर से वो एक्शन होगा एयर का, और फिर से वो लेयर दोबारा से वहां से निकलेगा। तो ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस बाय सरफेस नीचे नीचे गिरना स्टार्ट होगा, इसलिए इसको सरफेस फिनोमेना कहते हैं। और ये बहुत स्लो भी होता है, ऐसा नहीं है कि रात में बहुत आयरन ऑब्जेक्ट जो था बिल्कुल नया था और सुबह में वो रस्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक ग्रेजुअल टाइम लगता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा ओपन है एयर के या फिर मॉइस्चर के, है कि नहीं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसमें कि मेटल पे एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड के कारण उसका अपर सरफेस डिटरीट कर जाता है, खराब हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा फेमिलियर जो है, वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बस इसी डेफिनेशन को आयरन के रिस्पेक्ट में लिख दिया है कि व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, it gets covered with red brown flaky substance, red browny flaky substance, उसी को क्या कहते हैं, rust, and the process is called rusting। ठीक है, तो बस बात क्या याद रखना है, एयर और मॉइस्चर का प्रेजेंट होना चाहिए, उसके कारण वो रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनेगा, जिसको रस्ट कहेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, ये जरूरी है, ये लिखने के लिए आ जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर ये X क्या है, तो X नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, X हमारा क्या है, X है हमारा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो कि यूज हुआ है, यही यूज हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में, रस्ट के फॉर्मेशन में। अब X ही क्यों लिखा है, क्यों,
क्योंकि अब हमको मालूम नहीं है ये जो रस्ट है यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेरी कर सकता है। अब जब यहाँ भी वेरिएशन होगा, फिक्स नहीं होगा, वहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल क्या यूज किया, एक्स किया। और बाकी बैलेंसिंग तो आसान है क्योंकि Fe2O3 था तो आयरन का 2 एटम और O3 है यानी ऑक्सीजन का 3 एटम, लेकिन ये O2 के फॉर्म में है तो 3/2 किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इस साइड भी, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इस साइड भी, और XH2O XH2O। इसी को किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि ये 2 यहाँ से हटा देगा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा, ये x का x ही रहेगा, बाकी यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन था हमारा। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन का ये 3 वैलेंस यूज कर रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी को हम रस्ट कहते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ पे जो एंडिंग किया है वो एंडिंग क्या किया है, एंडिंग किया है इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब ये एक नया चीज आ गया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज एन ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन तो उसी के अंदर आ गया, वापस से ये इलेक्ट्रो कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रो क्यों आया, तो इसको समझेंगे अभी आगे। तो नेक्स्ट पार्ट है how corrosion is electrochemical process. How corrosion is electrochemical process. तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैसे है, ये क्वेश्चन भी बहुत वैलिड है और थोड़ा रीजनिंग है इसमें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आयरन का मान लीजिए चेयर या फिर सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है पार्क्स में वो आयरन का ही होता है और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी देने जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम दे नहीं रहे हैं और फिर भी रस्ट का प्रोसेस रस्टिंग हो रहा है वहाँ पे, और फिर भी कहा जा रहा है कि कोरोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो ऐसा क्यों है? तो इसको हमको समझना पड़ेगा पहले एक छोटे से डायग्राम से। ये क्या बनाया है, ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट बनाया है, मैग्नीफाइड है थोड़ा, ठीक है। ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड है। अब ये क्या है, ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। तो ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर इसमें प्रोड्यूस होता है, इस पे गिरता है और कुछ इस तरीके से कि एक ड्रॉप है, सोचिए इतना बड़ा साइज है, इतना ज्यादा मैग्नीफाइड है। तो ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होता है, तो इस वाटर के दोनों एंड पे ही आयरन के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोथेटिकली कैथोड और एनोड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़े होंगे कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। देखिए तो इसको याद करने का तरीका है, टोटल 4 चीज होता है, कटायन, अनायन, कैथोड और एनोड। टोटल 4 टर्म होते हैं। तो इनको बस याद करने का ये तरीका है कि किसी एक को आप याद कर लीजिए। जैसे कि अगर आपने याद कर लिया कि कटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हमारा, तो अगर ये पॉजिटिवली है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ये है तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक याद कर लिया, कटायन को पॉजिटिवली चार्ज आयन कहते हैं और कैथोड को नेगेटिवली चार्ज प्लेट कहते हैं। तो इस तरीके से आयरन का एक ही ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग प्लेट्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, कैथोड और एनोड। अब इस कैथोड और एनोड पे होता क्या है, इस कैथोड और एनोड पे देखिए ये रिएक्शंस प्रोसीड करना स्टार्ट करता है। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट मतलब Fe आयन होगा, Fe एटम होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर के Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, तो अब सिंस ड्रॉप ऑफ वाटर है तो वो ड्रॉप ऑफ वाटर पहले खुद में आयोनाइज होगा। और सपोज आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर CO2 भी तो हो सकता है एयर में। हाँ ठीक है, हो सकता है। तो अब अगर CO2 और H2 होगा तो वहां पे भी H+, तो यहाँ पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, H+ का प्रोडक्शन। H+ प्रोड्यूस हो गया। अब एक बार H+ प्रोड्यूस हो गया तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन तो पहले से भी था, तो यही H+ और इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के वापस से H एटम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपको समझाने के लिए एक ब्रीफ था। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है हमारा वो ये होता है, जो लिखा मिलेगा आपको बुक्स में कैथोड पे वो ये लिखा मिलेगा। तो 4H+ + O2 और 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2H2। अब ये देखिए कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये रिएक्शन था। इसको एक जगह फिर से लिख दिया कि जैसे बैलेंसिंग में करते थे, ऑक्सीडेशन पार्ट, रिडक्शन पार्ट। ऑक्सीडेशन पार्ट में आयरन Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और ये दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। हमेशा ही बैलेंसिंग के लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये मिला। लेकिन ये एंड प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे Fe2+ के फॉर्म में है और हमको तो क्या चाहिए, रस्ट चाहिए।
तो रस्ट कैसे बनता है फिर? तो देखो अब यहाँ पे Fe2+ तो ये प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर का एयर तो ऐसा नहीं है खत्म हो गया, ऑक्सीजन अभी भी मिलेगा। तो अब ये Fe2+ यानी कि फेरस आयन यही ऑक्सीजन और वाटर से मिल करके, इसीलिए कहा जाता है कि एयर एंड मॉइस्चर, ये O2 और H2O से मिलकर के Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है, और फर्दर फिर और H2O अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तब जाके ये रस्ट का फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से रस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये रस्टिंग है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक आयरन ऑब्जेक्ट बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए कैथोड और एनोड का फॉर्मेशन किया और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, प्रमोट कर दिया, और ये हमारा रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद देखेंगे रस्टिंग को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेसेसरी ईविल है। एविल क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हमारे डेली यूज के हैं, बाकी सब कुछ तो छोड़ दीजिए, इवन हमारा जो घर है, घर के अंदर जो कंक्रीट यूज होता है और जो उसके अंदर टीएमटी बार्स यूज होते हैं, वो आयरन के होते हैं। तो अगर वो इस तरीके से रस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मॉइस्चर तो आएगा ही, बरसात आएगी, धूप आएगी, और एयर तो रहता ही है, अगर रस्ट होकर गिर गया तो घर कैसे टिकेगा? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमको रस्टिंग को अवॉइड करना, उसको प्रिवेंट करना। तो वो कैसे कर सकते हैं, अब ये देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स है। ये 5 हेडिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला आप सभी लोग जानते हैं कि पेंट करने से, डाई करने से या फिर ग्रीजिंग करने से रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए बेसिकली रस्ट को हम लोग, रस्ट के लिए क्या जरूरी है, एक जरूरी है H2O और दूसरा जरूरी है O2। अगर आपने दोनों में से किसी का भी सप्लाई कट कर दिया तो हमारा रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये जो पेंटिंग, डाइंग और ग्रीजिंग करते हैं, इससे वाटर का कांटेक्ट खत्म कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है इन सभी चीजों में, वो आयरन के सरफेस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर गैल्वनाइजिंग। तो इसमें क्या होता है, गैल्वनाइजिंग में ये और बेटर है, ये वाटर और एयर दोनों का ही कांटेक्ट तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि सपोज हमारा एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक दूसरे मेटल का सरफेस इस आयरन के ऊपर में या फिर पूरे सरफेस पे चढ़ा दिया। अब देखिए, ऐसा चढ़ा देने से क्या हो जाएगा, ऐसा चढ़ा देने से होगा ये कि अब जो एयर का कांटेक्ट है वो डायरेक्टली आयरन पे कभी होगा ही नहीं, वो किस पे होगा, वो इस मेटल, दूसरे वाले मेटल पे होगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब यही होता है कि आपने आयरन के ऊपर में, ये हमारा अंदर में क्या था, ये हमारा अंदर में आयरन था, और ये हमारा ऊपर में क्या आया, ये हमारा ऊपर में अदर मेटल, दूसरा मेटल आ गया। तो ऐसे एक मेटल के लेयर को आयरन के ऊपर में अगर हमने चढ़ा दिया, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है मतलब कि, और क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो और इसमें होगा कि आयरन मेटल के ऊपर अदर मेटल किया है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करने का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग जब डिटेल में पढ़िएगा वहां पे फिर से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ये सारा चीज डिस्कस करेंगे, वहां पे इसको डिटेल में करेंगे। गैल्वनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, याद रखिएगा, गैल्वनाइजिंग में हम लोग जो अदर मेटल है उसके जगह पे जिंक लेते हैं, और टिन में तो टिन लिखा है, टिन ही लेंगे, ठीक है। सेकंड, ड्राई प्लेस। अब ड्राई प्लेस में रखा, H2O नहीं मिलेगा तो फिर से ये नहीं होगा। उसके बाद एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब क्या है, अब आपने क्या किया है, आयरन साथ में निकल या फिर क्रोमियम या फिर कार्बन, इन सभी को एक साथ मोल्टेन स्टेट में मिक्स कर दिया। मिक्स करने से सभी का प्रॉपर्टी आ गया। रस्टिंग तो इसका प्रॉपर्टी था ना, लेकिन ये रस्ट नहीं होता है, ये भी रस्ट नहीं होता है। तो जब सब्सटेंस ओवरऑल इन सभी को मिला करके बना है तो प्रॉपर्टी सभी का एक साथ आएगा, रस्टिंग का प्रॉपर्टी नीचे चला जाएगा, तो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए एलॉइंग से भी हेल्प होता है। और लास्टली रेगुलर क्लीनिंग, जैसा कि पहले ही कहा था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आप जैसे ही एक बार रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, आपने रस्ट को क्लीन कर दिया, तो दोबारा रस्ट बनने में फिर से 3 या 4 महीने लगेंगे। तो अगर आप महीने या 2 महीने में अगर सरफेस को क्लीन करते जाते हो तो भी आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, रस्टिंग। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है रैंसिडिटी। नेक्स्ट हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स में, ऑक्सीडेशन में रैंसिडिटी। तो अब रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी इज अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन ड्यू टू एयर एटमॉस्फेयर। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। आई थिंक ये
सेंटेंसिंग सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है। ये खुद से ही समझ में आता है कि जब भी कोई फूड पार्टिकल जो कि ऑयल और फैट से बना हो उसको हम लोग एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या होता है उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है जिसमें कि एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाता है फूड के अंदर, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। खाना खराब हो जाना, खाना ओपन में रखने से खाना खराब हो जाता है, हम लोग ये जानते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। अब ये भी पूरी चीज है, खाना खराब हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज फैसिलिटी बनाना पड़ता है उसके लिए। तो आखिर इसको अवॉइड कैसे करें, रैंसिडिटी को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि फूड खराब होना इज नॉट अ गुड थिंग। फूड बहुत एसेंशियल सब्सटेंस है और कितने लोग भूखे मर जाते हैं। तो इसके लिए हमको इसको प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अलग स्टोरेज यूनिट्स के द्वारा, वो क्या होता है, एफसीए, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि केमिकल्स। बीएचए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बीएचटी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये दोनों कंपाउंड का नाम है। इसको आप फूड में मिला दीजिए, वो फूड अब खराब नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। दूसरा, कीपिंग इन इनर्ट गैस, आप लोग जानते हैं जो लेस कुरकुरे चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर कौन सा गैस भरा होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट होता है। बेसिकली नाइट्रोजन गैस भर गया तो अब वो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, ऑक्सीजन आएगा नहीं तो फूड खराब नहीं होगा। तो ये भी एक प्रोसेस है एसिडिटी को रोकने का। लोअरिंग टेम्परेचर, हम लोग सभी जानते हैं रेफ्रिजरेटर में रख देने से फूड जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो हो गया। रेट स्लो होने के कारण क्या हो गया, अब वो बहुत धीरे एसिडिटी होगा जो कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन या और भी ज्यादा दिन तक वो सही रह जाता है। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर, अब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर जा ही नहीं पाएगा। अब एयर नहीं जाएगा तो एरियल ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो ये भी एक तरीका है। और लास्टली, अवे फ्रॉम सनलाइट, बहुत सारा चीज क्या होता है एब्सेंस ऑफ लाइट में ये और स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम होगा तो बेसिकली यही चीज हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। हार्मफुल इफेक्ट्स में रैंसिडिटी भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।